हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग इस टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 03। इसके पहले हम लोग ने 01 02 अपलोड किया हुआ है चैनल पे फिजिक्स विद शुभम सर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, दैट यू कैन फाइंड। यू कैन सर्च ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 01, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 02, दैट ऑल्सो यू विल फाइंड। इसके पहले जो दो वीडियोस हमने बनाए हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस का ट्रांसफ़र कैसे पॉसिबल है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, दैट वी हैड सीन। और उसके बाद के वीडियो में हम लोग ने उसके बाद के पार्ट में हम लोग ने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया। कूलम्स लॉ के बेसिस पे हम लोग ने कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखा, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, ओके। और एक लास्ट में हमने चीज़ देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ चीज़ों को। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। देखो क्या है रिवीजन में। रिवीजन में हम लोग ने अब तक देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो बेसिक चार्ज का क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है या जो बेसिक चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी बॉडी पे कुछ भी चार्ज है तो उसको हम लोग हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि व्हेनेवर टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, सो दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे। अगर दोनों अनलाइक हैं, मतलब या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो दे अट्रैक्ट, ओके। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r देन इट इज अपॉन r स्क्वायर। और इसी फोर्स को हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। वेक्टर फॉर्म में पता चला कि द फोर्स दैट दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस ड्यू टू दिस फर्स्ट वन एंड द फोर्स दिस फर्स्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ड्यू टू सेकेंड वन इज ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हम लोग ने देखा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं। ये हम लोग ने देखा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। और ये कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म है। इसमें कुछ और चीज़ें थी जैसे छोटी छोटी डिटेल्स हैं। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी आता है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। वो सब तुम फर्स्ट लेक्चर में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोग ने लास्ट लेक्चर में 1 कूलम का डेफिनेशन देखा था। 1 कूलम का डेफिनेशन था दैट इट इज़ द चार्ज that is placed at a distance of 1 meter from a similar charge is experiencing a force of 9 into 10 raised to 9। तो हम लोग ने डिफाइन किया था कि चार्ज इज 1 कूलम when it experiences a force of 9 into 10 raised to 9 Newton after being placed at a distance of 1 meter from another same charge। मतलब मैं दो 1 कूलम के चार्जेस को रखूँ, यहाँ एक 1 कूलम का चार्ज और यहाँ एक 1 कूलम का चार्ज, और ये डिस्टेंस 1 मीटर हो तो जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी 9 into 10 power 9 न्यूटन, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था कि अगर मेरे पास एक 2 से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं, जैसे ये Q1 है, यहाँ मेरे पास Q2 है, यहाँ मेरे पास Q3 है, यहाँ मेरे पास Q4 है, एंड सो ऑन, ऐसे करके मेरे पास n चार्जेस आ जाएं अगर, तो इन सब के वजह से चार्ज 1 पे जो मुझे फोर्स निकालना है वो कैसे मिलेगा, या इनफैक्ट किसी भी चार्ज पर कलेक्टिव फोर्स निकालना हो मुझे तो कैसे मिलता है? तो उसका वेक्टर फॉर्मूला था फोर्स ऑन ith चार्ज दैट इज नेट इज इक्वल टू समेशन, या पहले हम लोग ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रखा है तो वो ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i, और हम लोग ने j वेरिएबल सेलेक्ट किया था तो j फ्रॉम 1 to n, एंड वेयर j इज नॉट इक्वल टू i the formula goes like this, Qij अपॉन Rij का स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग साथ में एक यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई कर देते थे Rij कैप, ठीक है। इतना तक हम लोग ने देखा है अभी तक इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 0102 में। आज जो हमको करना है, आज हमको नई क्वांटिटी पढ़नी है इस चैप्टर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा फ्लो में आएगा और इसमें काफ़ी कुछ आने वाला है। जैसे अब तक जो हमने फोर्सेस देखे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्स फोर्स है, तो ये जो फोर्स है इसका रीज़न आज हमको समझ में आएगा जब हम फील्ड के बारे में समझेंगे। ओके, तो आई होप क्लियर होगा सबको पिछले लेक्चर में क्या क्या हुआ है। अगर नहीं देखा है लेक्चर तो देख के आओ, दैट वुड बी बेटर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अपना लेक्चर। इट वुड बी बेटर अगर तुम बुक और पेन लेके बैठो और साथ में नोट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब ये लेक्चर का ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, ठीक है, खैर बाकी तो तुम समझ ही जाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, थोड़ा एक आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया। जैसे मेरे पास ये एक चार्ज है, ठीक है, लेट्स जस्ट से इट इज़ चार्ज Q। अब ये चार्ज के अगल बगल एक रीजन एग्जिस्ट करता है, और ऐसा नहीं कि ये एक स्फीयर के अराउंड ही एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, इस पूरे अगल बगल में पूरे इसके चारों तरफ एक रीजन एग्जिस्ट कर रहा है 3 डायमेंशन में, जहाँ कोई दूसरा अगर चार्ज आता है तो वो कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब तक हम लोगों ने कूलम फोर्स डायरेक्टली देखा है ना, इफ़ 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस सो दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर्स। तो यहाँ एक चार्ज को पकड़ के समझते हैं, जैसे एक चार्ज है और इसके विसिनिटी में मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊं, इट्स लाइक मेरे पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, इसके अगल बगल में कहीं पे भी एक दूसरा चार्ज लेके आऊँ, सो दिस चार्ज, जो दूसरा चार्ज मैंने लाया है, वुड एक्सपीरियंस कूलम्स फोर्स। ये चार्ज कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये भी चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना, तो ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही फोर्स ये भी चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो द रीजन अराउंड अ चार्ज in which if another charge is brought experiences Coulomb's force, that region is called as electric field। ये बेसिक आइडिया सबको समझ में आया होगा आई गेस। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज in which if another charge is brought experiences कूलम्स फोर्स। ठीक है, मतलब कोई दूसरा चार्ज लाके मैंने रख दिया इसके विसिनिटी में, तो वो चार्ज कूलम्स फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इट्स लाइक सोचो ना, पहले अपने पास 2 चार्जेस थे ना, ये Q1 है, तो सपोज मैंने Q1 की विसिनिटी में R डिस्टेंस पे एक चार्ज लाके रख दिया है Q2, तो अब ये Q2 Q1 के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये Q2 भी Q1 के वजह से Q2 Q1 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो सिमिलरली ये Q1 भी Q2 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं थोड़ा इसको और मैथमेटिकली डिफाइन करता हूँ। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। मैथमेटिकली अगर मुझे इस रीजन को या इस फील्ड को डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे समझो। एक मुझे नया तरीके का चार्ज डिफाइन करना पड़ता है, या एक मुझे कह सकता हूँ स्टैंडर्ड चार्ज डिफाइन करता है, जिसको मैं हर किसी चार्ज के विसिनिटी में ले जाके रख सकता हूँ। और उसको मैं हर किसी चार्ज के विसिनिटी में ले जाके इसलिए रख सकता हूँ क्योंकि वो दूसरे चार्ज के फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट दूसरे चार्ज के फील्ड से वो इंटरैक्ट नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बट स्टिल आई विल जस्ट गिव यू सम हिंट। हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। व्हाट इज़ अ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। हमेशा याद रखो ये पॉजिटिव और यूनिट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी चार्ज की वैल्यू 1 है, प्लस ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। हमको पता है 2 तरीके के चार्ज हो सकते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा स्मॉल q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक टेस्ट चार्ज अगर मैं किसी भी चार्ज के विसिनिटी में लेके जाके रखूँगा तो जो भी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, चलो समझते हैं थोड़ा और।
जैसे ये एक चार्ज है Q, ठीक है। इस चार्ज Q के विसिनिटी में मैंने R डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया कि ये स्मॉल चार्ज Q, ठीक है। R डिस्टेंस पे एक मैंने टेस्ट चार्ज ला के रख दिया। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ज़रा देखते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन सेज दैट it is the force experienced by a unit positive test charge। तो मतलब किसी भी डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैं निकाल लूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? अगर किसी चार्ज के अराउंड किसी डिस्टेंस पे, ये चार्ज है इसके अराउंड एक रीजन है, उस रीजन में r डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालनी है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलता है? मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलता है दैट इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऑल्सो इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मतलब यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। देखो लिखने के लिए ये भी वही बात बोल रहा है, ये भी वही बात बोल रहा है, ये बस शॉर्ट वर्ड्स में हो गया, 4 वर्ड्स में ख़त्म हो गया, ये उसी बात को घुमा के बोल रहा है, ठीक है। ये बोलता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बोलता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज और फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे हमको इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है ये वाले चार्ज पे, तो कितना आ जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालो, फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं ये सब कुछ एयर या वैक्यूम में चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट ये जो स्मॉल q है इसकी वैल्यू तो 1 है, तो ये तो फोर्स हो गया। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। दिस इज़ द डेफिनेशन। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो q से q कैंसिल होके मुझे फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ चार्ज q विच इज़ दिस एट अ डिस्टेंस r विच इज़ दिस। मतलब किसी चार्ज q से r डिस्टेंस दूर जाके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आती है एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन। इट सेज दैट इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे इसी को मैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना, इट सेज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ मैं यूनिट पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो ये वैल्यू 1 होके मुझे फिर से यही दे देगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। और यही तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फोर्स पर यूनिट चार्ज या इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन दैट विसिनिटी दैट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा आई गेस, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी भी माइंड में कि क्या हुआ, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हुआ, तो परेशान मत हो, इसको हम लोग और धीरे धीरे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसमें बहुत सारी बातें करनी है अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूला तो मिल गया है। यहाँ फार्मूला में देखो क्या हुआ है, फार्मूला में बस इतना हुआ है, जो अब तक हम लोग 2 चार्जेस लेते थे ना Q1 Q2, तो उसमें से जो दूसरा चार्ज है अपना Q या Q2 उसका वैल्यू 1 हो गया, दैट्स ऑल। जब उसका वैल्यू 1 हो जाता है तो जो फोर्स का वैल्यू होता है दैट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज। यही एक मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज अराउंड दैट चार्ज। जैसे ये एक चार्ज है मेरे पास, सपोज ये पॉइंट चार्ज, ये वो कैपिटल Q, इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे डिफाइन करनी है इस रीजन में 3D में। तो इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस इफ इट इज़ केप्ट हियर। जैसे कोई टेस्ट चार्ज यहाँ मैं रख दूँ तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
बेसिकली इसका कैपेसिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल, दैट्स ऑल इट इज़। ये कॉपी कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, पॉज करके कॉपी कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये फॉर्मूला को आगे देखते हैं थोड़ा और डिटेल से। चलो, जैसे यहाँ से मुझे एक डेफिनेशन मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या डेफिनेशन मिला है? डेफिनेशन इज़ दैट इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैं इसका यूनिट लिखता हूँ, SI यूनिट। इसके डायमेंशंस निकालते हैं हम लोग, थोड़ा जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। नेसेसरी मतलब छोटी छोटी की चीज़ें जो काम आएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस में। जैसे अब तक हमको पता चला है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज, बट हमको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सिंपल एज दैट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका SI यूनिट मुझे लिखना है, तो क्या हो जाएगा SI यूनिट? SI यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज़ द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशंस निकाल लेते हैं। डायमेंशंस क्या हो जाएगा? डायमेंशंस हो जाएगा, फोर्स के डायमेंशंस बोलो L1 M1 T-2, और यहाँ से चार्ज के डायमेंशंस A1 T1। क्यों? क्योंकि हमको पता है करंट इज़ चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ से डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। क्या आता है देखो, L1 M1 T-2 है, ऊपर आके -1 हो जाएगा तो -3, यानी L1 M1 T-3 A1। ठीक है, ये हो गए डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम यहीं से याद रख सकते हो या तुमको पता चल गया कि कैसे निकाल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये रखना अपने पास। ऑल राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस हो गए L1 M1 T-3 A1, ठीक है। और कुछ बातें थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, जैसे यहाँ से हमको पता चल रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मुझे देयरफॉर फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल Q अगर मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज कैपिटल Q, वो होता है 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R² डिवाइडेड बाई Q, राइट। यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से Q कैंसिल होके हमको ये मिल रहा है 1/4πε0 Q बाई R²। ये वही किया है जो पहले किया था, कुछ नया नहीं है, तो परेशान मत हो इसमें, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। क्या चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं? ये 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट है, सुनो, ये पूरा कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार्ज का अमाउंट चेंज हो सकता है और डिस्टेंस चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ से दो चीज़ें समझ में आ रही हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग और इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट कूलम्स फोर्स वॉज फॉलोइंग। जैसे कूलम्स फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट दैट फोर्स ओनली। वो कूलम्स फोर्स ही है। किसी चार्ज के रीजन में जो कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे ये बात और ताकि तुमको समझ में आए दिमाग में, ओके। चलो ये भी नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम थोड़ा इसका डिपेंडेंस के ऊपर ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये नोट डाउन करो पॉज करके, मैं साइड हो गया हूँ, तुम नोट डाउन कर लो। आई होप हो गया होगा, पॉज करके करना, ओके। परेशान मत हो इतने सारे एक्सप्रेशंस देख के, जो तुमने ऑलरेडी देखे हैं एक्सप्रेशंस वही है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नया टर्म नहीं आ गया है, बस परेशान मत हो, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे यही फील्ड में किसी मीडियम में डिफ़ाइन करना चाहूँ, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलो हमको पता है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², हमको ये भी पता है दैट कूलम्स फोर्स इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² ना।
तो दोनों का जो ग्राफ है, मैंने कूलम फोर्स का ग्राफ ऑलरेडी तुमको दिया है पिछले लेक्चर्स में, व्हेन आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ फॉर कूलम्स फोर्स। तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स फोर्स दोनों के लिए प्लॉट कर रहा हूँ। ये आर हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है लाइक दिस, ठीक है। और ये ग्राफ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक चीज़ याद रखो यहाँ से, इफ़ आर इज़ इन्फिनिटी, मतलब तुम आर बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज़, इफ़ आर इज़ ज़ीरो, मतलब आर को कम करते करते ज़ीरो पे लेके आओ, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ज़ीरो। तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के खुद के ऊपर डिफाइंड नहीं है। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर आके इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढोगे तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ये हम धीरे धीरे देखेंगे आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली कूलम्स फोर्स भी जब डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में जब हम लोग कूलम्स लॉ कर रहे थे। इसको थोड़ा दूसरे मीडियम में देखते हैं। जैसे यही चार्ज में उठा के ले जाके दूसरे किसी मीडियम में डाल दूँ जहाँ पे परमिटिविटी क्या है। सो विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। यहाँ कोई मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ तो रैंडम के है। हम लोग देखते हैं, हमको पता है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखो तो अच्छा समझ में आएगा, लेक्चर कनेक्ट होगा। देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा चार्ज क्यू के वजह से, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की जगह सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम। क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी डायरेक्ट पता है तो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हो तुम इस फॉर्मूला से, या उसका वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, या किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवन है तो भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हो सकते हैं किसी मीडियम के लिए, या तो उसका तुमको डायरेक्ट परमिटिविटी दिया हो या उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो, ठीक है। दोनों एक ही बातें हैं, तो ये मत परेशान होना कि दोनों अलग अलग चीज़ है। या तो परमिटिविटी दिया है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो सकता है, या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दिया है मीडियम का तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो सकता है। और यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जैसे हम किसी मीडियम में जाते थे जहाँ रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होती थी तो उतने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाता था ना, कूलम्स फोर्स। तो सेम वे में यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का गिवन है तो उतने ही टाइम्स फील्ड का स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम is equal to electric field in vacuum upon relative permittivity और dielectric constant E नॉट बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आगे भी तुमको दिखाई पड़ेगा जब हम कैपेसिटर्स करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में जाके उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स वीक हो जाती है या उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स वीक हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। जो भी हमने स्टार्ट से किया है चैप्टर में उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज भी कर दिया था स्टार्ट में। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नोट डाउन हो गया है आई होप सबका। इसमें और एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब अब तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलने वाला है चैप्टर में। छोटी सी चीज़ मतलब इसके रिलेशन में एक और चीज़ जो है, अच्छा पिछले लेक्चर में हमने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ज़रा समझते हैं।
सपोज ये कोई रीजन ऑफ स्पेस है, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट ये एक चार्ज नहीं है, यहाँ पे अभी बहुत सारे चार्जेस हैं। Q1 हो गया एक चार्ज, Q2 हो गया एक चार्ज, Q3 हो गया एक चार्ज, ऐसे करके मेरे पास Qn n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और सबका इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, R4, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिस्टेंसेस मुझे दिए हुए हैं कि इस पॉइंट से अलग अलग चार्जेस हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, 4 नहीं n लिए हमने, तो Rn। एक बात याद रखो, जब भी एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक चार्ज का फील्ड आ गया तो दूसरे वाले चार्ज का फील्ड नहीं रहेगा या दूसरे वाले चार्ज के फील्ड को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज exists independently or exists even when there are other charges nearby, other charges in the vicinity। तो एक चार्ज है और उसके अगल बगल और भी चार्जेस हैं, तो ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे इसका फील्ड नहीं आएगा या इसका फील्ड नहीं आएगा, इसका फील्ड, ऐसा नहीं है। इसका भी फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका भी फील्ड, इसका भी फील्ड और इसका भी फील्ड, बट जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो वेक्टर सम से मिलेगा। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज, इट सेज दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, इसको मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P is given by electric field due to first charge, vector value of electric field due to first charge, plus electric field due to second charge, plus जितने भी चार्जेस हैं, अगर n चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज। दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज। जैसे हम लोग कूलम्स फोर्सेस को ऐड कर रहे थे ना, दो से ज़्यादा चार्जेस का कॉम्बिनेशन है तो फोर्सेस ऐड होते थे वेक्टोरिकली, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड होगा वेक्टोरिकली, ठीक है। इसको हम लोग अगर कंबाइन करें और फॉर्मूला लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगी वो कैसी दिखेगी? वो हो जाएगी, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा Q1, अच्छा हमने कैपिटल लिया है, ठीक है, कैपिटल Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस कैपिटल Q2 अपॉन R2 स्क्वायर अप टू क्या हो जाएगा? Qn अपॉन Rn स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? है ना। अब वेक्टर सम लगाना है हमको तो वेक्टर डिस्टेंसेस भी चाहिए होंगे। वेक्टर डिस्टेंसेस क्या क्या आएंगे? जैसे इसके यहाँ आ जाएगा R1 कैप, इसके यहाँ आ जाएगा R2 कैप, इसके यहाँ आ जाएगा Rn कैप, ठीक है। बस इतना सा चेंज और कुछ नहीं, हो जाएगा प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर और इधर Rn कैप, बस हो गया वेक्टर फॉर्म। इसका वैल्यू और डायरेक्शन, तो नेट फील्ड जो पॉइंट P पे मिल रही है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अब मैं वापस समेशन में डालता हूँ, I गोइंग फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन Ri स्क्वायर। अब यहाँ एक ही वेरिएबल है ना, एक सिंगल चार्जेस है ना सबसे सेपरेटली, तो Qi अपॉन Ri इंटू Ri कैप। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मतलब कितने भी चार्जेस डाल दो, n नंबर ऑफ चार्जेस डाल दो, सबके वजह से कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी एंड दैट वुड बी एडिशन ऑफ सिंपल क्वांटिटीज़ जो कि समेशन से रिप्रेजेंट हो जाता है। सो दैट्स हाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सबको। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया था फोर्सेस के लिए, तो मैंने बोला था जितनी बार इसको यूज़ करेंगे उतना ये क्लियर होता जाएगा। तो आई होप थोड़ा अभी ईजी लगा होगा अप्लाई करने में। सो कॉपी कर लो इसको पॉज करके, फिर हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलने वाला है पूरे चैप्टर में, तो परेशान मत हो। इसको स्टार्ट से जितना अच्छे से पकड़ के चलोगे ना उतना चैप्टर में आगे तुमको मज़ा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। ओके चलो,
अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स रिप्रेजेंटेशन और इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आई शुड बी स्पेसिफिक. मतलब ये दिखता कैसा है. रीजन है अराउंड द चार्जेस. हर चार्ज के अराउंड में रीजन एग्जिस्ट कर रहा है. तो वो रीजन है कैसा, दिखता कैसा है, वो हम देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कभी देखा हो रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन आयरन फाइलिंग्स रख के कर सकते हैं. जैसे एक बार मैग्नेट ले लो, उसके ऊपर एक पेपर बिछाओ या कार्डबोर्ड बिछाओ, बार मैग्नेट उसके नीचे रखो और ऊपर आयरन फाइलिंग्स रखो और थोड़ा सा टैप करो तो आयरन फाइलिंग्स एक पर्टिकुलर शेप लेती हैं. वो शेप दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं. वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. अभी समझेंगे क्यों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं. फील्ड लाइंस बोलते हैं ये तो क्लियर होगा क्योंकि ये फील्ड को दिखा रही है ना, फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं, ज़रा इनका डेफिनेशन मैं तुमको दे देता हूँ तो और ये क्लियर होगा. इमेजिनरी लाइंस drawn around a charge along which a test charge would move if placed. okay. जैसे कोई मेरे पास एक चार्ज है, थोड़ा अब मैं चार्जेस का नेचर लेके चलता हूँ. मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखूँ तो टेस्ट चार्ज के बारे में तुमको पता है क्या है टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ठीक है. तो इस चार्ज की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ज़रा समझो. ये चार्ज इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, ये सुनो, रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये इधर की तरफ रिपेल हो जाएगा. सिमिलरली इस टेस्ट चार्ज को यहाँ मैं रख दूँ, सपोज यहाँ मैं रख दूँ, तो ये वाला टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज यहाँ पे आके ऐसे एक्सपीरियंस करेगा फोर्स. सिमिलरली यहाँ पे आके ऐसे एक्सपीरियंस करेगा फोर्स. मतलब जहाँ जहाँ मैं टेस्ट चार्ज को रखता जाऊँ मुझे एक लाइन मिलती जाएगी जिसके अलॉन्ग ये मूव करेगा. अगर मैंने उस पॉइंट पे रखा इसको, जैसे यहाँ पे रखूँ तो इधर मूव करेगा, यहाँ रखूँ तो ऐसे मूव करेगा, यहाँ रखूँ तो ऐसे मूव, यहाँ रखूँ तो ऐसे मूव. मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन्स हैं दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज. डेफिनेशन पॉइंट चार्ज के टर्म्स में है, तो इसमें आर्ग्यू मत करो कि सर अंदर क्यों नहीं आ रही हैं, अंदर भी आएंगी नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है. सो डेफिनेशन इज़ विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट चार्ज ना, तो टेस्ट चार्ज हमेशा बाहर ही रिपेल होगा. तो इसलिए फील्ड लाइंस फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द चार्ज. और वो कैसे पता चला हमको, वो टेस्ट चार्ज को रख के पता चला. किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखा तो टेस्ट चार्ज जहाँ जा रहा है वो मेरा डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन हो गया, या वही मेरा फील्ड लाइन हो गया जो मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बताया तुमको. यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज बाहर जा रहा है या अवे जा रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो ये हो गया वो फील्ड लाइन उस पॉइंट पे. यहाँ रखा तो यहाँ जा रहा है, यहाँ रखा तो यहाँ जा रहा है. ऐसे ही करते करते मैं 3D में हर जगह पे पॉइंट चार्ज के अगल बगल में टेस्ट चार्ज रखूँ तो हर तरफ से मुझे फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी. तो किसी पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइंस होता है ना, या पॉजिटिव चार्ज की जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, इसीलिए इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बिकॉज दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही तो बता रहे थे ना. जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं ज़रा देखो. इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ 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 ऐसे हर तरफ ये रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं. दीज आर द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. और ये कैसे पता चला ये फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज की, टेस्ट चार्ज रख के, ठीक है. अब इसमें परेशान मत हो, सिंपल था. नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज का देखते हैं. जैसे मेरे पास यहीं एक नेगेटिव चार्ज है. अब नेगेटिव चार्ज के अगल बगल में टेस्ट चार्ज रखूँगा तो टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा. तो फील्ड लाइंस रेडियली ही होंगी बट इस बार चार्ज की तरफ आती हुई होंगी. क्यों? क्योंकि ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा ना टेस्ट चार्ज को. सो दिस इज़ हाउ द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू लुक लाइक. मतलब पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस तुमने देखा वो बाहर जा रही थी चार्ज से, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस चार्ज के पास आ रही हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, ठीक है. ये देखो ऐसे,
मतलब सब तरफ से फील्ड लाइंस चार्ज के पास आ रही हैं, यहाँ फील्ड लाइंस सब तरफ जा रही हैं। सो ये जो फील्ड लाइंस हैं दीज आर रेडियली आउटवर्ड ना। जैसे यहाँ मैं एक स्फीयर बनाऊँ तो स्फीयर के रेडियस के अलॉन्ग बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस है ना, इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा। ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जा रही हैं, तो इसके चारों तरफ मैं अगर एक स्फीयर बनाऊँ तो स्फीयर के रेडियस के अलॉन्ग ही तो बाहर जा रही है ना। सिमिलरली ये जो है दीज आर रेडियली इनवर्ड, ठीक है, ये रेडियली इनवर्ड फील्ड लाइंस है। ये जो फील्ड लाइंस है इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है ना, यहाँ से आगे जाके डाइवर्ज हो रही है ना, दे आर डाइवर्जिंग, कभी मीट नहीं करेंगी। दीज आर कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का फील्ड लाइन समझ में आ गया। पॉजिटिव का फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन जो होता है वो चार्ज से दूर जाता है। नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड लाइन होता है वो चार्ज के पास आता है। परेशान मत हो, ये मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओगे, मैं लिख के भी दूंगा तुमको, ठीक है। हम लोग इस फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो फिलहाल सबको ये समझ में आया होगा कि वाई दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बिकॉज दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट करती हैं, इसलिए हम इनको लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज फील्ड लाइन्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द फील्ड। तो मतलब किसी चार्ज के अराउंड देखोगे तो ऐसी फील्ड होगी तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, नेगेटिव के अराउंड ऐसी फील्ड होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। दो ही तो चार्जेस हैं, परेशान मत हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, इसको ये ड्रॉ कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ओके। ऑलराइट, चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमको फील्ड लाइन से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। चलो, बुक में तुमको 2-3 प्रॉपर्टीज़ मिलेगा हार्डली, स्टेट बोर्ड के बुक में एक भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में तुमको 4 प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग काफ़ी करने वाले हैं, देखते हैं कितने हम कर पाते हैं। डोंट वरी, ये प्रॉपर्टीज़ मैं अपने पास से ऐड करके नहीं बता रहा हूँ तुमको, ये वही प्रॉपर्टीज़ है जो एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ तो ये भी ध्यान देना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस देखते हैं। जैसे मैं एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड यहाँ बना के रखता हूँ रेफरेंस के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस कैसी जाती है, यहाँ से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रही थी, ये मैं साइड में बना के रख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। ऐसे दीज वेर द फील्ड लाइंस ना, लाइक दिस, ओके, ऑलराइट। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, हमको पता चल रहा है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, राइट। मतलब ये जो फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये साथ में लिखते हुए चलना, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड, अगर मैं नेगेटिव वाले का बनाता तो नेगेटिव वाले के केस में कैसी थी फील्ड लाइंस, दे वेर कमिंग एट द नेगेटिव चार्ज और वहाँ पे आके ख़त्म हो जा रही थी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए नेगेटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस आके इधर ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड थिंग, हमने एक फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हमने देखा ना अभी। तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है बट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। जैसे मैं इस चार्ज से दूर जा रहा हूँ तो डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, राइट। डिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है दूर जाने पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी एंड इनवर्स स्क्वायरली कम होगी। मतलब जब तक हम लोग चार्ज के नज़दीक हैं या जब हम चार्ज के नज़दीक हैं तब फील्ड स्ट्रांग है, दूर जा रहे हैं तो फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है। ये सुनो, तो ज़रा ध्यान से फील्ड लाइंस का नंबर भी देखो ना। मैं फील्ड लाइंस का नंबर ट्राई करूँ डिटेक्ट करने के। जैसे सपोज मैं एक इतना छोटा एरिया बनाता हूँ, ये एरिया, ठीक है। इतने एरिया में ज़रा देखो कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं,
1 2 3, ठीक है, 3 फील्ड लाइंस आ रही हैं इतने एरिया में। मैं दूर जाके इतना ही एरिया बनाऊं तो यहाँ देखो कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, एक ही फील्ड लाइन है जो इसमें से पास हो रही है। मतलब जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जा रहा हूँ, फील्ड लाइंस का नंबर इन द गिवन एरिया इज डिक्रीजिंग। जितने एरिया में पहले मुझे 3 फील्ड लाइंस मिल रही थी, अब उतने एरिया में मुझे हार्डली 1 मिल रही है। यस और नो? तो ये जो नंबर है या ये जो एरिया है, एरिया के अंडर जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं वो नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, या धीरे धीरे एज इन आई कैन से इनवर्स स्क्वायरली डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी ना, वैसे फील्ड लाइंस का नंबर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है दे इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे अगर फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा है मतलब वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। किसी पॉइंट पे फील्ड लाइंस का नंबर अगर ज़्यादा है तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज व्हाट हैपन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स density of field lines decreases, density decrease हो रही है ना, and hence electric field decreases। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर जाने पे डिक्रीज होती है, तो हमको भी पता था ये एक्सप्रेशन से ही, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसे इनकॉर्पोरेट हो रही है बात, वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है किसी पॉइंट पे वो फील्ड लाइंस के नंबर से डिसाइड होता है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा एक बार देखो इसको अच्छे से, परेशान मत हो, ठीक है। ओके, कुछ और देखते हैं, जैसे और प्रॉपर्टीज़। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे मेरे पास एक चार्ज है तो ज़रा चार्ज का सरफेस में देखूं। जैसे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे एक बॉल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? वो ऐसी होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट? यस और नो? ज़रा ध्यान से देखो, ये जो फील्ड लाइंस है ये इसके सरफेस पे कैसी हैं? इसके सरफेस पे तो परपेंडिकुलर है ना। अरे रेडियस और सरकमफरेंस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो ये उसका सरकमफरेंस है और ये उसका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। तो ज़रा ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ये एक प्रॉपर्टी लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ओके, मतलब चार्ज के सरफेस से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और ये दोनों के लिए ट्रू है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव था तो फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी, वैसे अगर नेगेटिव होता तो फील्ड लाइंस अंदर भी तो आती रेडियली। हमने देखा ना ऑलरेडी कि नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं, ये देखो ऐसे। तो यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, और भी हमको देखनी है, इतनी नोट डाउन करो फिर मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ो, क्योंकि इन सब वर्ड्स में एक एक मीनिंग है जो तुमको कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा। ओके, ओके, चलो और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब ये तो जैसे मेरे पास स्ट्रेट फील्ड लाइंस थी ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी। पहली बात तो ये मत इमेजिन करके चलो कि हमेशा फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी, कर्व्ड भी होती हैं फील्ड लाइंस। जैसे कहीं पे मेरे पास कर्व्ड फील्ड लाइंस हैं तो वो टाइम पे क्या करें? जैसे स्ट्रेट फील्ड लाइंस के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में ही था ना। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके वजह से फील्ड लाइंस ऐसी थी, तो हमको पता था टेस्ट चार्ज भी इधर ही मूव होने वाला था।
तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। बट जहाँ पे मेरे पास कर्व्ड फील्ड लाइंस है वहाँ क्या मतलब होगा फील्ड लाइंस का, या वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे समझ में आएगा, ज़रा देखते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज़ ये मेरे पास एक ऐसी कर्व्ड फील्ड लाइन है, ठीक है। सपोज़ यहाँ से कोई चार्ज से स्टार्ट हुई जो कि ऑफकोर्स पॉजिटिव रहा होगा, और यहाँ किसी चार्ज पे ख़त्म हो गई जो कि ऑफकोर्स नेगेटिव रहा होगा, राइट। तो अगर ऐसी कर्व्ड फील्ड लाइन है मेरे पास, और इस केस में मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इफ़ आई वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो यहाँ मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे अगर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ मैं एक टेंजेंट, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ एक टेंजेंट। जस्ट लाइक हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना पाथ के अलोंग। जैसे कोई 2D में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, टेंजेंशियल होता है ना। तो सेम वे में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the tangent drawn on the field line at that point। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन अगर चाहिए, तो उस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी ट्रू है, ऐसे मत परेशान हो। ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट खींचोगे तो वो लाइन के अलॉन्ग ही तो जाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट खींचा तो लाइन के अलॉन्ग ही जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइन के अलॉन्ग ही है। तो सिंपल एज दैट। तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो पॉइंट है, ये सब पे ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दीज फील्ड लाइन्स do not form closed loops। closed loops नहीं फॉर्म करेंगी। इसका क्या मतलब है ज़रा समझ लो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये फील्ड लाइन कभी घूम के वापस इसी चार्ज पे नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसी लाइन का क्लोज लूप बन जाएगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, ये फील्ड लाइन कहीं जाके ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म मतलब यहीं एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो फील्ड लाइन यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी, बट ये घूम के कभी वापस इस पॉजिटिव चार्ज पे नहीं आएगी, ठीक है। बट ये केस मैग्नेट्स में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट्स में पॉसिबल है। मैग्नेट्स में फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ये ऐसे निकलती हैं और साउथ से घूम के वापस नॉर्थ में आ जाती हैं ना। ऐसे ही तो होता है। फील्ड लाइंस बाहर से नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, बट अंदर साउथ से नॉर्थ भी आ जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द केस पॉसिबल, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में पॉसिबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। okay, next property is two field lines can never intersect। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा तुमको। जैसे अभी आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो उसको समझने में ये जो एक लाइन है ना, ये बहुत हेल्प करने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। समझते हैं इसको क्या मीनिंग है इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास एक चार्ज है सपोज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, राइट, और इस पॉजिटिव चार्ज से भी फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, करेक्ट, नो डाउट, राइट, लाइक दिस। ओके फाइन। ज़रा देखो, अब अगर ये फील्ड लाइन आगे जाता है और ये फील्ड लाइन आगे जाता है और किसी एक पॉइंट पे फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जैसे मैं ये दो फील्ड लाइंस ले लूँ, ठीक है, ये एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, ये एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। सुनो, ये दो फील्ड लाइन सपोज इफ दे क्रॉस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो टेंजेंट ऑन दिस लाइन से मिलेगा या टेंजेंट ऑन दिस लाइन से मिलेगा। क्या होगा, दो डायरेक्शन हो गया ना फील्ड का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक फुटबॉल पे या किसी इसी डस्टर पे 4-5 फोर्सेस एक साथ लग जाए तो ये 4-5 डायरेक्शन में अलग अलग थोड़ी घूमने लगेगा, जाएगा तो किसी एक डायरेक्शन में ही ना, मतलब उन सब का रिजल्ट कहीं तो होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे अगर दो फील्ड लाइंस हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट इफेक्ट। ये बात समझ में आई, ये एनालॉजी तुमको समझ में आया होगा। ये डस्टर पे मैं एक साथ 4-5 फोर्सेस लगाऊं तो ऐसा नहीं कि ये डस्टर 4-5 डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगा, नहीं,
उन सब से जो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगा उस डायरेक्शन में ये डस्टर मूव करने वाला है। समझ में आई ये बात? जैसे इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, अभी भी मैं इसको दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, बट ये कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर इन सब का इफेक्ट इंडिविजुअली पॉसिबल होता तो ये डस्टर इधर भी जाता और इधर भी जाता, बट पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, सो इफ दे इंटरसेक्ट it would mean there are two, यहाँ मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ, it would mean there are two different directions of electric field at the point of intersection। ज़्यादा एलैबोरेट तो नहीं हो गया? आई गेस समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एलैबोरेट तो होता रहता है, एलैबोरेशन के बिना कैसे फिज़िक्स समझोगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ज़रा और डिटेल में देखते हैं। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को ज़रा देखते हैं। अगर ये इंटरैक्ट कर रही हैं तो हो क्या रहा है? एक और पॉजिटिव चार्ज, इधर आई फील्ड लाइन, ये इधर फील्ड लाइन, ये इधर फील्ड लाइन। देखो होगा क्या, जैसे ये फील्ड लाइन यहाँ आएगी ना और ये यहाँ आएगी तो इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है, तो होगा क्या पता है? ये फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाएगी, ये फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो जाएगी। सिमिलरली इन दोनों का भी इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी और ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ये ऐसे बेंड, ये ऐसे बेंड। तो ये वही चीज़ है जो तुमने अब तक कूलम्स रिपल्शन की तरह पढ़ी थी, इसी को तुम कूलम्स रिपल्शन बोल रहे थे ना। तो एक्चुअल में चार्जेस रिपेल नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से जो फील्ड बनती है, उस फील्ड की जो लाइंस हैं, दे आर एक्चुअली रिपेलिंग। तो हमने ये, जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा ना, तो हमको मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। जब फैराडे ने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया था, फील्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो टाइम पे सब लोगों ने फैराडे को पागल बोला। मतलब वो टाइम पे लोगों को लगा कि फैराडे इज़ जस्ट मेकिंग थिंग्स अप, बट एक्चुअल में देखेंगे तो इससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है कि क्यों दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या क्यों दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहीं पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसकी फील्ड लाइन और इसकी फील्ड लाइन ज्वाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे तो फील्ड लाइन टुवर्ड्स से चार्ज जाती है ना, तो ये ज्वाइन भी हो जाए तो भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो सेम ही रहने वाला है। मतलब यहाँ दो डायरेक्शन का चांसेस ही नहीं है, इसलिए ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये देखो, इसकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इसकी फील्ड लाइन ऐसे जाना चाहती है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। इसकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसकी फील्ड लाइन इधर जाना चाहती है, तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सेम चार्जेस रिपेल, एंड इट इज़ द फील्ड लाइन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ रिपल्शन। ये रिपल्शन के लिए फील्ड लाइन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा है कि बिना किसी इंटरैक्शन के दो चार्जेस वो कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ है जो इंटरैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। अभी जैसे मैं इस डस्टर को अपने हाथ से अट्रैक्ट करने लगूँ तो जादू लगेगा ना कि कैसे जादू, क्या हो रहा है, मतलब बिना किसी कनेक्शन के, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट हम देखते हैं डेली लाइफ में कि ग्रेविटी इसको बिना कॉन्टैक्ट के अट्रैक्ट कर रही है। ये नीचे जा रहा है ना, इसका अर्थ के सरफेस से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो क्या है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो इंटरैक्ट करती हैं। तो वैसे ही जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिमिलरली देयर आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, फील्ड का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑल्सो एनी अदर काइंड ऑफ फोर्स फील्ड दैट वी नो ऑफ is the one which is responsible for explaining physics in such a good beautiful manner। जैसे आइंस्टाइन ने पूरे यूनिवर्स को एक फील्ड बता दिया विच इज़ कॉल्ड ए स्पेस टाइम फील्ड, उस फील्ड में सब कुछ इंटरैक्ट होता है। सो दैट वाज द न्यू आइडिया ऑफ ग्रेविटी। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, फिलहाल आई गेस सबको समझ में आया होगा जितना मैंने बोला है। ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे की एक दो और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ओके, आई होप ज़्यादा डिटेल नहीं हो रहा है, बट ठीक है, आई होप समझने लायक ही है, परेशानी नहीं है कोई। नोट डाउन करो। ओके, चलो आगे देखते हैं। बस फिज़िक्स पढ़ने के टाइम पे अपना दिमाग चालू रखो तो बहुत मज़ा आएगा फिज़िक्स पढ़ने में।
इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू। ओके, और दो प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं क्या है दो प्रॉपर्टीज़। जैसे नेक्स्ट इज 7th वन। जैसे मेरे पास ऐसी फील्ड लाइन्स है, देखो ये फील्ड लाइन्स हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स है जो कि पैरेलल हैं, साथ में दे आर ऑल्सो इक्वी स्पेस्ड, मतलब जितना डिस्टेंस फर्स्ट से सेकंड के बीच में उतना सेकंड से थर्ड, उतना ही थर्ड टू फोर्थ, ठीक है। सो वेन एवर वी हैव पैरेलल एंड equispaced field lines, so parallel and equispaced field lines represent uniform electric field। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। इसको समझ लेते हैं। जैसे यही फील्ड लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और समझाता हूँ तुमको। देखो पैरेलल इक्विस्पेस, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हो गई। तो अगर सपोज सोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फील्ड लाइंस का, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और जहाँ जा रही हैं फील्ड लाइंस वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। मतलब फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये तो तुमको पहली प्रॉपर्टी से पता होगा ना। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर रीजन को कंसिडर करूँ और यहाँ इतना एरिया लूँ, तो यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इतने एरिया में दो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। आगे जाके उतना ही एरिया लूँ तो अभी भी दो ही फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मतलब ये जो फील्ड का नंबर डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है ओवर द डिस्टेंस, अनलाइक दिस। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ देखो ये जो फील्ड लाइंस का नंबर है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है ना। जैसे यहाँ मैं इतना एरिया लेता हूँ तो 3 फील्ड लाइंस आती हैं, वही आगे जाके इतना ही एरिया लूँ तो यहाँ सिर्फ एक फील्ड लाइन आ रही है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इतना एरिया लिया 2 फील्ड लाइन, आगे भी 2, आगे भी 2, हर जगह 2 फील्ड लाइंस। मतलब फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट है। तो ये हमने देखा था ना प्रॉपर्टी में, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हर जगह पे अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम है। एंड हेंस such field lines which are parallel and equispaced they represent uniform electric field or constant electric field, very important। तो ये कैसी फील्ड है? ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नंबर डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, सिंपल एज दैट। लास्ट एक प्रॉपर्टी लिख लो 8th वाली। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है कि इसी में मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे यहाँ एक ये ऐसे ये फील्ड लाइंस है 2, तो हमको पता है पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे जाती हैं। इसको मैं ई वेक्टर से अभी रिप्रेजेंट भी करना चालू कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सपोज यहाँ मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, पे अटेंशन, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा ना, मतलब ये चार्ज इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं एक नेगेटिव चार्ज रखूँ माइनस क्यू, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगता है, और एक नेगेटिव चार्ज रखा फील्ड में तो वो फील्ड के ऑपोजिट चलने लगता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है बहुत काम आएगी, याद रखो। द प्रॉपर्टी इज अ positive charge experiences a force in the direction of electric field whereas a negative charge experiences a force opposite to the direction of electric field। ओके, इजी था? ऑलराइट, आई होप इजी था, इजी था, डोंट वरी। सो अ पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। जो भी फील्ड लाइंस हमने देखी हैं, वॉट एवर फील्ड लाइंस आर, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें से हमने 8 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं,
वी आर स्टिल डूइंग रिसर्च ऑन दैट, तो ठीक है वो अभी भी चालू है काम. बट स्टिल आई हैव गिवन यू इनफ प्रॉपर्टीज विच वुड हेल्प यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर मेनी क्वेश्चंस एज वेल. ओके, थियरी क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा और न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा. बुक में तुमको हार्डली 3-4 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बट यहाँ जितना भी हो सकता था मैंने बताया अपनी तरफ से. सो आई होप सबको समझ में आया होगा. एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे. आई अंडरस्टैंड लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट ठीक है, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं. मैं साइड हो गया हूँ, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर मैं क्लियर करता हूँ. ओके डन. चलो ठीक है, कुछ एक छोटा सा बात ये देख लेते हैं. एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमको देखनी है बस, और एक और फॉर्मूला, दैट्स ऑल. जैसे क्या है देखो, हमको पता चला कि पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं. तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, और दोनों पे सेम चार्ज है. इमेजिन करो एक सेल है, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, या इमेजिन करो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको हमने सेम चार्ज दे दिया. जैसे भी 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग सेम चार्ज बट इन ऑपोजिट मैनर, एक पे पॉजिटिव चार्ज है जितना, उस पे दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज. तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है. ये घूम के वापस आएगा कैपेसिटर्स में, बट फिलहाल के लिए समझ के रखो. तो यहाँ फील्ड लाइन जो बनेंगी दोज विल बी पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड. मतलब ये कैसा फील्ड बना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ना, ये देखो. तो हमेशा याद रखना पैरेलल प्लेट्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये बात याद रखो. पैरेलल प्लेट्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज रखूं, जैसे ये वो चार्ज है. थोड़ा ये पैरेलल प्लेट्स का सेपरेशन ले लेते हैं. सपोज दीज पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d डिस्टेंस से सेपरेट किया है इनको. और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी v, ठीक है. यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव कराएगा, यस और नो, राइट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव कराएगा, हमको पता है. ज़रा इसको मैं पोटेंशियल और इसके टर्म्स में समझता हूँ. हमको पता है कि ये चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पे ले जाने में ये कितना वर्क करेगा. सो वी नो सिंस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये कितना होता है, ये होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज या चार्ज इनटू पोटेंशियल. यही तो सेल का कॉन्सेप्ट है ना. सेल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है तो वो कितना वर्क करता है चार्जेस पे, वो वर्क करता है q इंटू v. अगर q चार्ज सेल ने मूव कराया तो सेल इतना वर्क करता है उस पर. और वर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड q इंटू v. फिलहाल के लिए हमको पता है ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है, मतलब सिंपल फॉर्मूला ले सकते हैं. ये मैंने क्या बोला है ये तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 होना ज़रूरी क्यों है, ये जब हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. जब तुम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है. यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, यहाँ से मिल रहा है फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू v बाई डी, राइट. बट हमको पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस. मतलब किसी भी रीजन में, सपोज कोई डी रीजन का सेपरेशन है, कोई डी रीजन है, इतना रीजन मैंने ले लिया, इस रीजन का डिस्टेंस है d और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है v. हमको सिर्फ इतना पता है कि ये रीजन है, इसमें इसका जो सेपरेशन है वो d है, या d डिस्टेंस तक ये रीजन है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस v है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज़ गिवन बाय दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. यहाँ से एक और यूनिट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की विच विल बी वोल्ट पर मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है ना, तो वोल्ट पर मीटर ये एक नई यूनिट आई है जो कि बार बार तुमको दिखाई पड़ेगी, ठीक है. क्वेश्चंस में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी दिख सकता है
और वोल्ट पर मीटर भी दिख सकता है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आता है E इंटू डी। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है और दिया हुआ है कि कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। या अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया और कितना लंबा रीजन है, कितना दूर तक वो रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। सेम ही फॉर्मूलाज हैं, बस यहाँ वहाँ किया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ऑलराइट, ओके गुड, सो विल स्टॉप इट हियर फॉर द डे एवरीवन। आई होप सबको समझ में आया। ये लेक्चर में इतना ही करके हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करते हैं, फ्लक्स वगैरह आएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सो आई होप सबको सब समझ में आया होगा सब कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो बिंदास। एंड थैंक यू एंड बाय एवरीवन।